नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। और आज मैं आपके लिए पुलिस कांस्टेबल का एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। काफ़ी व्यस्तता थी आजकल, इसलिए बीच में नहीं आ पाया। अब फिर से मैं आपके बीच में लगातार बना रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का एक शानदार प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नए पैटर्न पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लगाइए, आपका कितना स्कोर इस पेपर में रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए, मैं हट जाता हूं। निम्न शब्दावली में सही सुमेलित नहीं है। यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। निम्न शब्दावली में सही सुमेलित नहीं। यह शब्दावली वाला प्रश्न है हिंदी का। खर्क, पशुओं के ऋतुकालीन मौसमी प्रवास। इजर, लंबा चौड़ा चौरस खेत। उकाऊ, खड़ी उतराई। और धौंक, उमस वाली गर्मी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। यहाँ सुमेलित नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी वाला। उकाऊ का मतलब खड़ी उतराई नहीं बल्कि खड़ी चढ़ाई होती है। खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई किसको बोलते हैं, उकाऊ को, उकाऊ को। इसलिए जो है, इसलिए हमारा यहाँ पर पहले का सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये प्रश्न आपके सामने है। और ये चार ऑप्शन भी आपके सामने, लगाइए फटाफट करके। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है जी, पढ़कर में कौन सी क्रिया है। हमारा सही आंसर होगा बी वा, ए वाला, पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में भी ऐसे शब्द आए, पढ़कर, दौड़कर, नाच कर, जहां लास्ट में कर कर आए, वहां सीधे सीधे कौन सी वाली क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। यानी पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि एक क्रिया जब पूरी हो जाती है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करता है और दूसरी क्रिया को करने लगता है, तब पहली वाली जो क्रिया कहलाती है वही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा दूसरे का सही आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। सावन में हरे न भादों सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। सावन में हरे और भादों में सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ निकालना है। लोकोक्ति का सही अर्थ निकालना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सावन में हरा और भादों में सूखा। बी है न सावन में हरा न भादों में सूखा। और सी है असंभव बात। और डी है सदा एक सी दशा। तो सावन में हरे न भादों में सूखे, लोकोक्ति का सही जो अर्थ है कि भाई सदा एक सी दशा। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सावन में हरे न भादों में सूखे, यानी कभी ना हरा है ना कभी सूखा है, सदा जो है एक जैसी दशा या एक जैसी स्थिति, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का डी वाला। आगे देखो अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ये रहा। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी गढ़वाली कुमाऊनी से है। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है तलों, दूसरा है रौं, तीसरा है खाल और चौथा है छानी। तलों, रौं, खाल और छानी। बताना क्या है, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई तालाब, तलों सही है। रौ यानी आप देखो रवा या रौ, ठीक है जी, रौ या फिर रवा, ये भी सही है। और इधर से जो है इधर से ये खाल नहीं होना था, बल्कि इसमें ताल होना था, ताल। तो तलों भी है, रौ भी है, ताल भी है। इधर ये छानी हमारा जो है आंसर नहीं होगा, यानी नहीं है। तो कौन नहीं होगा, सी वाला। तो ये डी वाला जो विकल्प है ये हमारा सही होगा। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है जी, छानी नहीं है। ठीक है जी, छानी नहीं है। छानी जो है अक्सर थोड़ा जो हमारा घर होता है उससे दूर होती हैं, और वहाँ पर हम लोग जैसे पशुओं को बांधते हैं, पशुओं को बांधने के लिए खेतों के पास में बनाए गए जो आवासीय एक घर टाइप के होते हैं, उनको हम जो है एक प्रकार से
छानी के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, मनुष्य कितना धन देंगे और याचक कितना लेंगे, वाक्य में कितना शब्द कौन सा विशेषण है। यहाँ पर बताना यह है कि जो ये कितना आ रखा है या जो कितना जगह जगह आ रखा है, ये कितना जो है किस प्रकार का विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सारणांक विशेषण है या समुदायवाचक विशेषण है, ये बताना है आपको कितना। तो कितना, जितना, इतना, ये सब एक प्रकार से क्या है, परिमाण है। ये परिमाण ही है, ठीक है जी। जहाँ पर मात्रा का पता चलता है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर पांचवा का जो है पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ इनमें है, लेकिन उतना समय नहीं है क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है 100 है, घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो जहाँ पर उचित है वहीं पर बोलेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर नहीं है। एक पहला है प्रश्न, दूसरा है प्रतिष्ठा, तीसरा है अधिकार और चौथा है संस्कार, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा छठे का पहला हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग प्र आप देख रहे होंगे, लेकिन प्र निकालने के बाद यहाँ पर शब्द जो है ठीक नहीं बच रहा है। और अगर शब्द ठीक नहीं बच रहा तो इसका मतलब हम गलत रास्ते की ओर है। तो यहाँ पर उपसर्ग निकालने के बाद सार्थक शब्द भी बचना चाहिए, ठीक है जी। याद रखना कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ए वाला विकल्प शुरू होगा, ठीक है जी। बाकी यहाँ पर सम उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, यहाँ प्रत्य उपसर्ग है, प्रतिधन आस्था करके बनेगा, अधि धन है ना कार है और समधन कार है। तो छठे का हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल उचित है। सातवां प्रश्न देखना, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। डोर है या रस्सा है, धागा है, सूत है। बताना इनमें से ये है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 3 इनमें पुल्लिंग है, एक शब्द इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा इनमें से होगा, हमारा ए वाला विकल्प सही होगा, डोर। डोर शब्द जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। बाकी तीनों के तीनों ये शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें। आपको बताना है कि सही युग्म का चयन कौन सा है। भाई पश्चिमी हिंदी, पश्चिम हिंदी खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्व हिंदी गढ़वाली और पहाड़ी हिंदी बघेली। तो भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल और केवल सही है पश्चिम हिंदी खड़ी बोली, पश्चिम हिंदी खड़ी बोली। मारवाड़ी का संबंध जो है मारवाड़ क्षेत्र से यानी राजस्थान से है, इसलिए ये नहीं होगा। गढ़वाली का संबंध एक प्रकार से पहाड़ी से है, ठीक है जी, पहाड़ी से है, इससे नहीं है। और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से संबंध है, इसलिए ये भी नहीं है। और पश्चिमी हिंदी से जो है खड़ी बोली के साथ साथ खड़ी बोली यानी पश्चिम हिंदी से टोटल जो है हमारी जो है 5 बोलियां निकली हुई हैं। उनमें से एक हमारे पास हो जाएगी खड़ी बोली, खड़ी बोली। दूसरी है हमारे पास कौन सी, एक हो जाएगा ब्रजभाषा, एक हो जाएगा हमारे पास हरियाणवी, हरियाणवी। और उसके अलावा एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक कन्नौजी हो गया और एक बुंदेली हो गया। तो ये टोटल 5 हैं, पश्चिम हिंदी से निकली हुई है। तो हमारा पहला वाला यहाँ पर सही है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर होने वाला है सी वाला व्याकरण, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, पाए पाए महावर दीन को नाइन बैठी आई, फिर जाने महावरी एड़ी मिड़त जाई। यहाँ पर इनमें से कौन सा अलंकार है। पाए महावर दीन को नाइन बैठी आई, नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाई। यहाँ पर जो है पाए महावर देन को, जो महावर शब्द है ये एक प्रकार से जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और पाए पर जो है जो महावर लगाया है नायिका ने, लेकिन
ठीक है जी। पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मिल जाए। लेकिन उसे जो है पाए नायिका ने अपने पैर पर जो है महावर लगा रखा है, जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जो सौभाग्य का। लेकिन जो नाइन है ये जो है एड़ी को जो है एक प्रकार से जो है एड़ी का जो लाल रंग है, एड़ी का जो लाल रंग है उसको जो है महावर समझ रही है। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, कि नायिका की जो लाल रंग की एड़ी है वो इतनी लाल है कि जो नाइन है वो उसे महावर समझ बैठी है। तो जो एड़ी का लाल रंग है इतनी लाल है, उसे जो है जो नाइन है वो महावर समझ बैठी। इसलिए यहाँ पर जो है जो एड़ी का लाल रंग है, एड़ी पर जो है एड़ी को जो है महावर समझ बैठी कौन? नाइन। इस वजह से यहाँ पर एड़ी का जो लाल रंग है, एड़ी जो पैर की एड़ी है उस पर जो महावर है, जो सौभाग्य का प्रतीक है, उसमें भ्रांति हो रखी है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत मोस्ट है ये वाला, कौन सा? पाए महावर दिन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मिलत जाए। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला 11वां प्रश्न, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कौन सी है? यानी जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, लेकिन तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है ये किस शैली में लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, बी है आपके पास बरवा शैली, और सी है मसनवी शैली, और डी है उपयुक्त शैली। तो लगाइए इनमें से कौन सा आंसर आपका रहेगा। लगाइए फटाफट करके, आपने लगा दिया होगा। तो जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की है, और किस शैली में लिखा हुआ है आपको याद रखना, दोहा चौपाई शैली। दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए हुए कूट का जो है सही उत्तर छांटना है। आपने जो है सही कूट छांटना है यहाँ से। और सही कूट देखो, आप एक तरफ ये शब्द दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये जलज दिया हुआ है, जलज किसका पर्यायवाची है? जलज ये है किसका? कमल का। और जलज जा पे अगर जहां पर दा लगा देते हैं तो ये बन जाता है बादल का। और जो जलधि है ये किसका है? समुद्र का। तो यानी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट का हमारे पास ख कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये जा रहा है, फर्स्ट का खा जा रहा है। और भी कहीं, और देखो फर्स्ट का खा जा रहा है तो सेकंड का जो है का जाएगा, सेकंड का यहाँ पर का है, और फिर उस अपने आप ही हो गया ये वाला। तो जिन्होंने बी कर रखा है यहाँ पे, बी वाला विकल्प 12वां का, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आजकल पर्यायवाची ऐसे आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसे मिलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से? ये भी पेपर में आ रखा है, कुछ दिन पहले आया था ये पेपर में, ठीक है जी, बार बार आता है पेपर में। आदिशासी 4 प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों प्रकार आपके सामने है। कौन सा वाला जो है शुद्ध माना जाएगा? लगाइए फटाफट। कई बार आने के बाद, समझने के बाद भी ये गलतियां हो जाती इनमें। तो जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, आदिशासी ये बिल्कुल सही है। 13वां का पहला जिन्होंने किया आप बिल्कुल सही हैं। 14वां प्रश्न देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर भाई एक तरफ क्या दिए? रस दिए हैं, और एक तरफ उनके जो है स्थायी भाव दे दिए हमारे पास। अब चुनाव करिए। श्रृंगार रस बड़ा फेमस रस है, ठीक है जी, और श्रृंगार का जो स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो यानी ए का 4 हो जाएगा हमारे पास, ए का 4, ये इतने में ही हमारा काम हो गया। ए का 4 और कहीं है भी नहीं है, ठीक है जी। तो इतने में हमारा एक काम हो जाता है, हमारा जो है सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। बाकी और करने की जरूरत ही नहीं है। 15वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो तुलसीदास की नहीं है? रामाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं, भक्ति काल के कवि हैं। रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये रामचंद्रिका है। ये रामचंद्रिका नाम की जो पुस्तक है ये केशव दास की है। और अभी हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, तो रामचरितमानस किसकी थी? तुलसीदास की थी। इसमें कन्फ्यूजन होता है
रामचरित अगर मानस बोलेगा, रामचरित मानस, तब आपको करना है तुलसी। और अगर रामचंद्रिका बोलता है तब आंसर आ जाएगा केशवदास। केशवदास रीतिकाल का कवि है, रीतिकाल का प्रवर्तक है, रीतिकाल की शुरुआत मानी जाती है। और तुलसीदास भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। और कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये तीनों के तीनों जो है तुलसीदास की है। और तीनों के तीनों जो है ये ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका कई बार आ रखी किस भाषा में है, तो विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये तीनों जो है तुलसीदास की जो है ब्रज भाषा में है। ठीक है जी। जबकि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में है, अवधि भाषा में है। तो यहाँ पर हमारा 15 का सही जो आंसर होगा, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो ए वाला विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16वां प्रश्न, अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहीं पर किसी शब्द के बारे में अगर कोई प्रूफ देना हो तो हम ब्रैकेट का ही प्रयोग करते हैं। तो इन चारों चिन्हों में से जिन्होंने ए वाला विकल्प किया है, जिन्होंने ए विकल्प करा है, ये बिल्कुल सही आंसर है जी। 16वां का हमारा ए हो गया। अगर हम किसी अक्षर या किसी शब्द को जोड़ रहे हैं या उसके बारे में कोई बात बतानी हो तो हम ब्रैकेट का ही प्रयोग करते हैं। 16वां का पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। ये रहा 17वां प्रश्न, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा जी। जीवनोत्सव, जीवनोत्सव का कवि किसने कहा। इन चारों विकल्पों में आपको टिक करना है। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड में, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। सबका ग्रुप सी का सिलेबस लगभग इक्वल है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊंच नीच होगी तो अलग बात है, लगभग में एक जैसी तैयारी है ग्रुप सी के एग्जामों की। अपजसी बाग पर मेवक फूल नामक लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। अपजसी भाग पर मेवक फूल नामक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ठीक है जी। ये गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति से आ गया। पहला है, अनुभव व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है, बिल्कुल गलत बात है। जिसकी किस्मत साथ दे उसके घर पर फूल खिलता है, बिल्कुल गलत बात है। जिसकी किस्मत साथ न दे वह हर हाल में परेशान रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो सी की तरफ है आप बिल्कुल सही हैं। जिसकी किस्मत साथ न दे वह हर हाल में परेशान रहता है, अपजसी भाग पर मेवों को फूल, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, गलत पर्यायवाची समूह का चयन करें। ये भी देखो, ये भी गढ़वाली कुमाऊं से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। गलत पर्यायवाची शब्द चुनना है। चक्कर और रिंग। चक्कर का मतलब क्या होता है ना। चक्कर का मतलब एक प्रकार से हम घेरे से लगाते हैं। चक्कर का मतलब एक प्रकार से हम क्या लगाते हैं, घेरे से ही लगाते हैं। तो ऐसे में आ गया ये था ये प्रश्न, गलत पर्यायवाची समूह का चुनाव करना। चक्कर और रिंग ये दोनों जो है लगभग एक जैसे ही हैं। ये जोड़ा सही मान सकते हैं इसको। छलांग और फाल, छलांग कूदना, फाल का मतलब ही कूदना होता है, तो ये भी सही होगा। ठंड पसा ये भी सही है, लेकिन ये जो वाला है ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। रीस का मतलब होता है क्रोध, और आकाश का मतलब होता है आकाश। तो यानी ये दोनों शब्द जो है आकाश और क्रोध, ये दोनों आपस में पर्यायवाची समानार्थी नहीं है। इसलिए हमें बताना था कि गलत पर्यायवाची कौन सा है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है जी। ये रहा हिंदी का आज का लास्ट का प्रश्न, सत्य कथन की पहचान करें। पहला है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात से प्राप्त हुआ है। भाई सही बात है, ये गुजरात से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। बी है, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ये भी सही बात है। ये देवनागरी लिपि के संबंध में ही बोल रहा है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ये भी सही है। अगला ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं और इनमें से कोई नहीं। तो सी की तरफ जाएंगे हम, जिन्होंने सी करा वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये हिंदी के हमारे 20 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। 20 में से आपके कितने बन रहे हैं? अगर आप 16, 17, 18 पे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप 15 से कम हैं तो तैयारी करने की, ध्यान देने की आवश्यकता है। और कौन सा पोर्शन गलत हो रहा है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। इस पेपर में देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, और जो पोर्शन आपको ये लग रहा है कि ये वाला पोर्शन
मेरे से जो है गलत हो रहा है तो उसको तुरंत ठीक करिए, फिर मैं अगला पेपर लेकर के आऊँगा, अगले पेपर फिर आजमाइए अपने आप को। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये उत्तराखंड का शुरू हो गया, यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं। चक्रधर बहुगुणा, एक तरफ जो है यहाँ पर साहित्यकार दिए हुए हैं उत्तराखंड के, एक तरफ इनकी रचनाएं हैं। तो मुझे सबसे आसान इनमें प्रेमी पथिक लग रही है, तोता कृष्ण गैरोला की है। और दूसरी जो है चंद्र कुंवर बर्तवाल होना था, इसने चंद्र कुंवर बर्तवाल है। और चंद्र कुंवर बर्तवाल की जो पुस्तक है वो हेमंत कविता संग्रह है। तो मैं अगर मिलान करूँगा इसको, 3 का बी, ये 3 का बी चाहिए हमें, 3 का बी यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर दूसरा देखेंगे चंद्र कुंवर बर्तवाल, चंद्र कुंवर बर्तवाल में देखेंगे आप, चंद्र कुंवर बर्तवाल में तो डी का 2 चाहिए हमें, 2 का डी चाहिए जी। 2 का डी कहाँ मिलेगा जी? 2 का डी यहाँ मिल रहा है जी, यहाँ पर 2 का डी है और कहीं भी नहीं है। तो भाई ये 2 का डी हो गया और ये 3 का बी मिल गया, तो यहाँ पर मिल रहा है ये वाला। तो हमारा यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो आप, ये आप मैं हट गया यहाँ से, आप देख लीजिए एक बार ठीक से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था और ये इस प्रकार से प्रश्न है और इसका सही जो आंसर होगा वो ये बताऊंगा। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो 21 का पहला वाला हमारा हो गया है। अब उत्तराखंड का दूसरा प्रश्न लीजिए आप, दूसरा प्रश्न लीजिए। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? भाई भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछ रहा है ये, बंगाल से कहाँ? देहरादून में। इसका मतलब वर्तमान में भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में है। पहले कहाँ था? बंगाल में। तो बंगाल में जो है, बंगाल से जो है इसको देहरादून में कब लाया गया? हमारा आंसर होगा सी वाला, वर्ष 1942 में। ध्यान देने वाली बात क्या है कि बंगाल में इसकी जो स्थापना हुई थी, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, तो 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग बंगाल में जो है कब स्थापित हुआ था? 1767 में। और 1942 में 1942 में इसे बंगाल से कहाँ ला दिया गया है? देहरादून में। यानी वर्तमान में ये बंगाल से कहाँ आ गया है? देहरादून में। और देहरादून कब लाया गया है? ये 1942। तो ये सन भी याद करना है और ये सन भी याद करना है। ठीक है जी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बंगाल में कब हुई? 1767 में। देहरादून में कब लाया गया? 1942 में। तो दोनों तरीके से आपको ये कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास लिया है, या किस खेल से संबंधित है? भाई वंदना कटारिया को जो है हेड्रिक गर्ल्स के नाम से भी जानते हैं। और वंदना जो कटारिया है, वंदना कटारिया, एक तो इसका नाम है हेड्रिक गर्ल, और इसका संबंध जो है कहाँ से है? हरिद्वार जिले से है। और अगर बोलेगा कि जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है? हॉकी से इसका संबंध है जी। तो हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? पहला वाला। 23 का पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। ये रहा 24वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, करंट का, अभी जो है बदल गया है। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना जो आयुक्त बनी, वो किसे बना दिया गया? राधा रतुड़ी को। ये मुख्य सचिव थी और अभी क्या बन गई? राधा रतुड़ी पहली मुख्य सूचना आयुक्त बन गई है। ठीक है जी। तो हमारा बी वाला, 24 का बी वाला हमारा सही आंसर होगा, राधा रतुड़ी। अब 25वां चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 25, प्रमुख तीर्थ केदारनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस टाइप के प्रश्न भी आ रहे हैं पेपर में कि कौन सी जानकारी, पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, तब जाकर के पता लगेगा कौन सा सही नहीं है। केदारनाथ के बारे में बताना क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? या रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव के जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है ये। तो ये बात तो बिल्कुल सही वाली होगी, पहली बात सही हो गई। दूसरा, यह मंदिर समुद्र तल से 35-84 मीटर की ऊंचाई पर है। भाई ये बात बिल्कुल सही है। राज्य के 4 धाम हैं और इन चारों धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों में राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो धाम है वो कौन सा है? कौन सा जी? केदारनाथ है। और राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है वो कौन सा है? तुंगनाथ का मंदिर। कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। तो राज्य के 4 धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित
ये 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन? केदारनाथ धाम। और अगर मंदिर बोलेगा कि राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन से? तुंगनाथ मंदिर, वो 3680 मीटर की हाइट पर है और साथ में मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है पहली वाली। दूसरी वाली बात भी सही है। तीसरी बात, इस मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत है, ये बात भी सही है। ठीक है जी। और उसके अलावा ये जो मंदिर है ये जो है खर्चाखंड, भरतखंड, केदारनाथ पर्वत शिखरों के बीच में है और इसके बाएं भाग में पुरंदर पर्वत है। तो ये सभी कथन जो है इसके बिल्कुल सही है। तो 25 का हमारा सी होगा। ठीक है, 25 का हमारा डी होगा, सी नहीं डी होगा। सभी कथन जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 26वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। उत्तराखंड महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन जो योजना है ये कब शुरू हुई? लगाइए फटाफट करके, लगा दिया होगा आपने मन में। 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई है और इसलिए शुरू हुई कि जो महिलाएं हैं, जो महिला उद्यमी हैं, इनको इसमें प्रोत्साहन दिया जाए। इनको इसमें जो है एक प्रकार से जो है ऋण दिया जाएगा। महिला उद्यमी को क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा और इस ऋण में 20 से 25% महिला उद्यमी को क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दिया जाएगा। 20 से 25% के आसपास, 20 से 25% तक इसमें इनको क्या मिलेगी? महिला उद्यमी सब्सिडी। किस योजना के तहत? महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत। और ये कब शुरू की गई? उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015 को। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 27वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। यहाँ पर दे रखा है टनकपुर परियोजना। अब भाई ये मैच करना है आपने कि टनकपुर परियोजना जो है किस नदी पर है। ठीक है जी। टनकपुर परियोजना किस नदी पर है जी? तो टनकपुर कहाँ पड़ता है? चंपावत में। और चंपावत में जो है शारदा नदी बहती है। ठीक है जी। काली नदी बहती है, उस पर है ये। ठीक है जी। उसके अलावा खोदरी परियोजना, खोदरी परियोजना कहाँ है जी? देहरादून में। और इधर चीला परियोजना पड़ता है पौड़ी में। और खटीमा कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। तो यानी एक का एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर क्या है? 2 का बी, यहाँ भी 2 का बी है, यहाँ भी 2 का बी है। 3 का डी, हमें 3 का डी चाहिए जी। 3 का डी कहाँ है? 3 का डी यहाँ पर है जी। 3 का डी हो जाएगा और 4 का अपने आप ही क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है ये हमारा सही बैठ रहा है जी। बी वाला विकल्प सही जाएंगे। 1 2 4 3 27 का हमारा जो है जो बी वाला आंसर होगा ये बिल्कुल सही होगा जी। हो गया इतना? आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बढ़िया। 28वां देखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया? भागीरथी ऐप लॉन्च किया गया भाई उत्तराखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ये 4 विकल्प है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तराखंड सरकार द्वारा। क्यों किया गया इस ऐप को लॉन्च? जल संरक्षण के लिए, यानी हमारे जो जल स्रोत है उनका पता लगाने के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप लॉन्च किया गया। और है ना, हाल ही में लॉन्च किया गया और उत्तराखंड सरकार द्वारा ये भागीरथी ऐप लॉन्च किया गया। तो हमारा आंसर 28 का क्या हो जाएगा? बी वाला। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है ना, राजजात यात्रा के संबंध में। राजजात कौन सा होगी? ये नंदा राजजात होना था इसने, नंदा राजजात। ये रहा प्रश्न, नंदा राजजात। नंदा राजजात यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है इन चारों विकल्पों में से? बताइए जरा। नंदा राजजात यात्रा के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला है, यह यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास स्थित नौटी गांव के नंदा मंदिर से होमकुंड तक होती है। सही है बात जी, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है, 280 किलोमीटर की यह यात्रा 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। सही है नहीं है? ये भी सही है। इसमें उत्तराखंड के अलावा देश विदेश के लोग भी शामिल होते हैं जी। और यह यात्रा प्रत्येक 7वें वर्ष में आयोजित होती है। तो ये बात गलत है जी, क्योंकि ये 12 वर्षों में आयोजित होती है। ये बात यहाँ पर जो है 7वें वर्ष लिखा हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, तब सही होता। तो यहाँ पर हमारा 29 का बताना था कि क्या सही नहीं है। तो हमारा डी वाली जो बात है ये बिल्कुल सही है। देख लीजिए प्रश्न को, पूरी स्क्रीन आपको छोड़ रखी है, आराम से देखिए। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न। सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? बहुत
सिंपल सा प्रश्न है, सरस्वती और अलकनंदा की मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? कहाँ पर होता भाई सरस्वती और अलकनंदा का संगम? बहुत साधारण प्रश्न है, ठीक है जी। गणेश प्रयाग, सोन प्रयाग, केशव प्रयाग, हरि प्रयाग। भाई गणेश प्रयाग में होता है किसका संगम? भागीरथी और विलग्ना का। भागीरथी और विलग्ना का संगम कहाँ पर होता है? गणेश प्रयाग में होता है। और गणेश प्रयाग कहाँ पड़ता है? टिहरी में। और सोन जो प्रयाग है रुद्रप्रयाग में पड़ता है। यहाँ पर किन दो नदियों का संगम होता है? यानी सोन प्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? हमारा आंसर हुआ मंदाकिनी, मंदाकिनी और वासुकी बोलो, वासुकी नदी बोलो, या फिर सोन गंगा बोल दो जी, सोन गंगा, इनका संगम होता है जी। और केशव प्रयाग है जी जहाँ पर सरस्वती, जहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है जी। तो हमारा आंसर क्या है? सरस्वती और अलकनंदा का मिलन स्थल कौन सा है? हमारा आंसर होगा जी सी, केशव प्रयाग। चमोली जिले में है जी केशव प्रयाग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। मिलाओ जी सही विकल्प। ये प्रश्न आपके सामने है। देखिए पूरी स्क्रीन छोड़ रखी मैंने आपके लिए। देखो आपका कमेंट आता बार बार दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो छोड़ ही देता हूँ स्क्रीन पूरी। देखिए फटाफट करके 31 देखिए, मिलाइए फटाफट करके, क्या सही आंसर होगा? मिलाने वाला है इसलिए टाइम दे रहा हूँ आपको। 31 वाला प्रश्न देखिए फटाफट करके, क्या सही आंसर होने वाला है? लगाइए लगाइए फटाफट करके। 31 का, 31 का बताना है आपको। 31 का देखो भाई, 31 में जो है देखेंगे यहाँ पे, ये गिरदा वाला बहुत आसान है, गिरीश तिवाड़ी गिरदा, ये बिल्कुल मैच खाएगा, ठीक है जी। यानी 4 का डी ये जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, 2 जगह जा रहा है 4 का डी। दूसरा देखेंगे आप, जो श्याम सिंह है, श्याम सिंह, ठीक है जी। उससे पहले गंगा प्रसाद विमल, बहुत आसान है ये, गंगा प्रसाद विमल है। यानी 3 का बी, 3 का बी हो गया काम, इतने में ही काम बन गया जी। 3 का बी गंगा प्रसाद विमल है, ठीक है जी। और गिरीश तिवाड़ी गिरदा है, इतने में हमारा काम बन गया भाई। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला आंसर हो जाएगा, इतने में हमारा काम बन गया, ठीक है जी। इसका मतलब सीधे हमारे पास 2 का क्या हो जाएगा? ए श्याम सिंह शशि, और इधर उमा शंकर क्या हो जाएगा? सतीश। तो उमा शंकर को सतीश नाम से जानते हैं, श्याम सिंह को जो है शशि उपनाम से भी जानते हैं, गंगा प्रसाद को विमल नाम से भी जानते हैं, और गिरीश तिवाड़ी को गिरदा नाम से भी जानते हैं। तो 31 का जिन्होंने पहला करा हुआ है बिल्कुल सही है जी। आगे बढ़ेंगे, देखो 32वां प्रश्न है जी आपके पास। मेलों इत्यादि के आयोजनों में लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी को क्या कहते हैं? जोजड़ा प्रथा, टके प्रथा, माल प्रथा, ओडाल प्रथा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहने वाला है ओडाल प्रथा। जौनसार में चलती है ये, टिहरी के जौनसार में ये प्रथाएं हैं। और मेलों आदि में जो है जब लड़की को भगाकर ले जाया जाता है तो ऐसी वाली जो प्रथा होती है वो क्या कहलाती है? ओडाल प्रथा कहलाती है, ठीक है जी। माल प्रथा कुल्ली बेगार से संबंधित है, बंधुआ मजदूर से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पेपर में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33वां। विज्ञान धाम की स्थापना की गई, यानी विज्ञान धाम किसको बोलते हैं? बहुत सरल सा प्रश्न है। कुछ प्रश्न बहुत आसान भी आते हैं पेपरों में, और विशेष करके पुलिस कांस्टेबल में तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे जी। ए वाला सही आंसर आएगा देहरादून। आगे बढ़ेंगे जी, 34वां प्रश्न। निम्न स्थानों का मेल कर सही उत्तर चुने जी। लीजिए मैंने आपकी स्क्रीन छोड़ दी, देखो देखो, मिलाओ फटाफट करके, बहुत आसान है, देखिए फटाफट करके। सुरकंडा उत्सव, भाई सिंपल सी बात है, चंबा टिहरी में है। जौलजीबी का मेला पिथौरागढ़ धारचूला है। पूर्णागिरी का मेला टनकपुर है, और भगवाल मेला देवीदुरा है। ये 4, यानी हमारे पास 4 का ए, 4 का ए है कहीं? क्या 4 का ए नहीं है क्या कहीं? ये है ना यहाँ पे 4 का ए, 4 का ए जा रहा है जी। इतने में ही काम बन गया हमारा। फिर भी देख लेते हैं, 3 का बी, 3 का बी, ठीक है जी, ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। ये डी वाला जिन्होंने किया है 34 का, ये बिल्कुल सही आंसर है। 34वां का हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी वाला, 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ।
ये रहा 35वां प्रश्न, बद्रीनाथ धाम की आरती किसके द्वारा 1881 में लिखी गई? बताइए भाई फटाफट करके, बद्रीनाथ धाम की आरती जो है किसके द्वारा 1881 में लिखी गई? कब लिखी गई? 1881 में। और 1881 में 1881 में किसके द्वारा लिखी गई है? धन सिंह बड़तवाल, इसने बड़तवाल होना था, धन सिंह बड़तवाल, मान सिंह नौटियाल, भूपति नेगी, मोहन नेगी। यहाँ पर आंसर होगा पहला वाला, धन सिंह बड़तवाल। इन्होंने बद्रीनाथ धाम की आरती लिखी है। और कब लिखी है? 1881 में इन्होंने बद्रीनाथ धाम की आरती लिखी है। आगे बढ़िए, देखो 36वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना भाई, यहाँ पे देखो, फिर मैं स्क्रीन छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, देखो सुमेलित करना है, सुमेलित करना है आपको, देखिए ठीक है जी। सुमेलित कीजिए इसमें। दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी का संबंध सीधे सीधे विक्टोरिया क्रॉस से जी, और इन्हें विक्टोरिया क्रॉस कब मिला जी? 1914, ध्यान रखना आप, आएगा प्रश्न। गोविंद बल्लभ पंत, इनको भारत रत्न मिला जी। और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, कब मिला जी? इन्हें 1957 में मिला जी। हंसा मनराल, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला जी इसको, कब मिला जी? 2001 में मिला जी। दीप जोशी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया इनको, कब मिला जी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? 2009 में। तो हमें एक का चाहिए डी, एक का डी है कहीं? एक का डी है जी, एक का डी यहाँ है जी, एक का डी यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर देखते हैं 2 का सी, 2 का सी कहाँ है जी? यहाँ भी है जी, यहाँ भी है। इसका मतलब ये है नहीं, दोनों को तो हटा दो। और अब चाहिए हमें, देखो 1 का 2, अब 3 का ए, 3 का ए चाहिए जी हमें। तो 3 का ए यहाँ जा रहा है जी, यहाँ भी जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो 36 का हमारा सही आंसर होगा डी, 3, 4, 2, 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, देखिए ये रहा अगला प्रश्न 37वां, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं जिनमें से? जो हमारी भाबर पेटी है, भाबर पेटी ठीक है जी, मैदानी क्षेत्र में है, तराई भाबर, उसमें किस प्रकार की जलवायु है? अल्पाइन जलवायु, उपोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु? तो भाई जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल सा है भाई, बच्चों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, एक तो यही बात है, कौन सा द्वारा? गुप्त नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बच्चों द्वारा किया जाता है। अब किस क्षेत्र में किया जाता है जी? गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसार में, भोटिया में। लगाइए बहुत सारा, ए की तरफ जो है ये बिल्कुल सही है, बच्चों द्वारा गुप्ती नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है जी। आगे बढ़ेंगे 39वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जी? भाई देखो चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से हैं, बिल्कुल सही है, सुमेलित हैं। दूसरा जी बचेंद्री पाल पर्वतारोहण से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो जसपाल राणा है ये साहित्य से न होकर के ये निशानेबाजी है, निशानेबाजी से इनका संबंध है, कर्ण निशान लाई, ठीक है जी, जसपाल राणा। तो यहाँ पर देखो सी वाला विकल्प हमारा जो है नहीं होगा, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ये सी रहने वाला है। आगे देखो 40वां प्रश्न ये रहा, पंच केदारों को उनकी या पंच केदारों का उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक सूची को दूसरे से मिलाना भाई, तो देखिए मिलाइए फटाफट करके, मैंने छोड़ दिया आपके लिए। देखिए पूरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा आराम से। पंच केदारों में उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए भाई फटाफट करके। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, बताइए 40वां का सही आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट करके। देखो भाई तुंगनाथ जो है ये चंद्रशिला पर्वत पर है। कहाँ है जी ये तुंगनाथ? रुद्रप्रयाग में है जी, ये रुद्रप्रयाग में है और उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। मद महेश्वर चौखंबा पर्वत शिखर पर है, ये भी सही है जी, ये भी रुद्रप्रयाग में ही है। केदारनाथ, केदारनाथ घाटी ठीक है जी, ये भी रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रनाथ, जो रुद्रनाथ का मंदिर है ये कहाँ है जी? ये चमोली में है, ठीक है जी, ये एक गुफा मंदिर है। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4 सही बैठ रहा है, ये पहला वाला है जी, ये पहला वाला आ जाएगा। तो 40वां का हमारा 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सटीक है।
तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत पर है, रुद्रप्रयाग भी मधुमेश्वर चौखंबा शिखर पर है, केदारनाथ घाटी में है, और रुद्रनाथ एक प्रकार का जो है गुफा मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न 41वां। हरिद्वार की किस घाट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया? थोड़ा तेज चलते हैं, क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो। देखो जरा, हरिद्वार की किस घाट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया? भाई पहला वाला आंसर होगा कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट कहाँ है? हरिद्वार में। गऊ घाट कहाँ है? हरिद्वार में। तो हमारा 41 का पहला वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42वां। किनके काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी? सल्तनत काल, कनिष्क काल, मौर्य काल, मुगल काल। लगाइए सही आंसर क्या होने वाला है इसका, लगाइए जी। जी जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। मुगल काल में जो है हरिद्वार में जो है तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, तो सी डी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, देखो 43वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। देखो जी, कूट चुनिए, देखो फटाफट करके, पूरा प्रश्न आपको दिख रहा है, देखिए फटाफट करके। संजीवनी शिखर, औली बिल्कुल सही है। दूध का कटोरा, दूधातौली, औली कहाँ पड़ता है? चमोली में है जी। दूध का कटोरा किसको बोलते हैं? दूधातौली। उत्तराखंड का पामीर किसको बोलते हैं? दूधातौली। ठीक है जी, 3 जिलों में इसका विस्तार है। फूलों का बुग्याल, गोरसों बुग्याल बिल्कुल सही है, कहाँ है? चमोली में है। और रवाई क्षेत्र, हर की दून वाला क्षेत्र, ये भी सही है। फूलों का बुग्याल किसको बोलते हैं? गोरसों बुग्याल, कहाँ है? चमोली में है। तो यानी 1, 2, 3 और 4 सब सही है जी। तो ये पहला वाला ये चलेगा जी, 1, 2, 3, 4। आगे देखो अगला प्रश्न, 44वां प्रश्न देखिए। कब हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा पाखंड खंडी नामक पताका फहराकर धर्म सुधार की कोशिश की गई? भाई सीधे प्रश्न आता है कि धर्म सुधार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है कब हरिद्वार में जो है कुंभ मेले के अवसर पर जो है कब पताका फहराई थी? और पताका का नाम क्या है? पाखंड खंडनी नामक पताका फहराई थी जी। पताका का नाम क्या था? पाखंड खंडी पताका। 1866, 1867, 1968, 1865। तो यहाँ पर बी की तरफ जो भी है ये बिल्कुल सही आंसर है। इनको याद करिए सीधे फटक करके, दोबारा अगर कहीं प्रश्न दिख जाए तो गलत नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज भी पढ़ लिया, कल भी पढ़ लिया और पेपर में ठीक हो ही नहीं रहा है। तो अगर पढ़ रहे हो आप, अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सीधे नोट्स बनाइए इनके फटाफट करके। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आंसर की डायरी बनाइए एक। देखो आप कैसे नहीं निकलता पेपर। 45वां प्रश्न देखो। देश में प्रथम गौवध निषेध आंदोलन रुड़की के कटारपुर गांव में कब चला? जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनके लिए अलग डायरी बनाइए और नोट करिए क्वेश्चन दनादन करके। ठीक है जी, और सारे ऐसे प्रश्न नोट करिए अलग डायरी में जो आपको नहीं आ रहे हैं। देखो आप, देश में प्रथम गौवध निषेध आंदोलन रुड़की के कटारपुर गांव में कब चला? 17 सितंबर 1916, 17 सितंबर 1917, 17 सितंबर 1918 या 17 सितंबर 1919। लगाइए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या सही आंसर है जी? जो सी की तरफ है 17 सितंबर 1918, ये बिल्कुल सही जवाब है। 45वां का सी वाला बिल्कुल सही है। 46 देखिए, कब हरिद्वार में कुंभ स्वामी, ये बिल्कुल रिपीट हो गया जी ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है गलती से रिपीट हो गया है, तो इसका तो हम पहले बता ही चुके हैं। 1867, 1867। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रखा है इसमें, ये भी रिपीट हो रखा है, ये भी हो ही गया है। ठीक है, 48 अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कूट के आधार पर सही विकल्प चुने जी। चुनिए जी सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लगाइए सही आंसर। सारी स्क्रीन छोड़ दी मैंने आपके लिए। देखो जरा कौन सा सही आंसर होगा। देखिए देखिए भाई, प्राचीन वृद्ध जागेश्वर का मंदिर अल्मोड़ा में, सही बात है। 1 का ए मिल रहा है कहीं? यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो इनको तो काट ही दो भाई। ठीक है जी, काट दिया जी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये गर्जिया में है जी। 2 का बी चाहिए जी, हो गया जी काम हमारा। ये आ गया इसका आंसर, पहला वाला, ज़्यादा जाने की जरूरत है ही नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा कौन सा वाला? ए वाला ऑप्शन, 1, 2, 4, 3। बाकी मिलाते रहो आप, आंसर मैंने बता दिया। आगे देखो, महादेवी कन्या पाठशाला MKP, कई बार पेपर में आ रखा है। महादेवी कन्या पाठशाला यानी MKP,
एमकेपी की स्थापना, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में कब हुई जी? 4 ऑप्शन है, पढ़िए फटाफट करके, लगाइए फटाफट। जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है जी। जो बी की तरफ जा रहे हैं 15 सितंबर 1902, ये बिल्कुल सही आंसर है। महादेवी भटनागर अगर संस्थापक बोलेंगे, महादेवी, ये आ रखा पेपर में आता है इसका संस्थापक महादेवी भटनागर, याद रखना है आपने। और इनका पति है ज्योति स्वरूप भटनागर। इन्होंने अपने पति जो है ज्योति स्वरूप भटनागर के सहयोग से ये स्कूल स्थापित किया था, ये पाठशाला स्थापित करी देहरादून में। कब? 15 सितंबर 1902, 15 सितंबर 1902 को एमकेपी की स्थापना, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने करी? महादेवी भटनागर ने। किसके सहयोग से? अपने पति ज्योति स्वरूप भटनागर के सहयोग से। आगे बढ़ी, देखो ये रहा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री कब जोड़ा गया? लाल बहादुर शास्त्री नाम कब जोड़ा गया इसके सामने? 1972, 1973, 1960, 1975। लगाइए भाई, 1972, 73, 60 और 75। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? लगाइए फटाफट करके। क्वेश्चन नंबर 50 का लगाइए फटाफट करके। बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 हाफ सेंचुरी लगा दिया होगा, लगे होगा, आसान है। 1972 जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। याद ये रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई 1 सितंबर को हुई 1959 में। 1 सितंबर 1959 को राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई। लाल बहादुर शास्त्री नाम कब जोड़ा गया? 1972 में। कहाँ पर है ये अकादमी? मसूरी में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 51वां प्रश्न, निम्न में से असंगत को छांटिए। भाई 4 छावनी दे रखी है आपके पास, और 4 छावनी जो है मैंने आपको सारी स्क्रीन छोड़ दी। देखो इन 4 छावनी में आपने बताना है कौन सी छावनी ऐसी है जो बिल्कुल गलत है, जिसका समय गलत दे रखा है वो बताना है। 51 में असंगत को छांटिए। क्वेश्चन नंबर 51 लगाइए फटाफट करके। क्वेश्चन नंबर 51 लगाइए। रानीखेत छावनी 1871 बिल्कुल सही है। देहरादून छावनी ये भी सही है। चकरौता छावनी ये गलत है और ये सही है। तो असंगत छांटना है यहाँ पर, तो क्या होगा आंसर? ये वाला होगा जी, असंगत है। अब भाई सही आंसर क्या है इसका? 1866। चकराता छावनी जो है ये 1866 में स्थापित हुई देहरादून में। और कब हुई? 1866 में। यहाँ क्या दे रखा है? 1869 दे रखा है। तो 1816 बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला। ये रहा 52वां प्रश्न, निम्न में से असंगत को छांटिए। देखो भाई खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं। सैयद अली हॉकी, सुभाष राणा निशानेबाजी से है, भोपाल सिंह नेगी निशानेबाजी, हिमाद्री थपलियाल निशानेबाजी। लगाइए 52वां का सही आंसर क्या होगा? लगाइए भाई सही आंसर क्या होगा जी? जी बी की तरफ जाएंगे जी, बी की तरफ। सुभाष राणा का संबंध जो है किससे है जी? हॉकी से है जी। ये बी वाला आंसर होगा इसका। आगे बढ़ेंगे, देखो 53वां, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? लगाइए सही आंसर। सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसके लिए। ए वाला डॉक्टर भक्त दर्शन, ये बिल्कुल सही है। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए भाई, सारी स्क्रीन छोड़ दी मैंने आपके लिए। देखो पढ़िए फटाफट करके, ये भी हटा दिया। पहला है, इस संस्थान में डॉक्टर एडवर्ड्स ने 1924 में रिंडरपेस्ट नामक रोग की टीका खोजा। भाई सही बात है ये। इस संस्थान में मुर्गियों ने रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार किया। ये भी सही बात है जी। इसकी स्थापना एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयास से 1895 में हुई थी। भाई ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पर सही बात क्या होनी चाहिए थी? 1893 जी। तो इसलिए ये बात हमारी गलत हो जाएगी। यही हमारा आंसर। बताना क्या था के बारे में सही नहीं है। अगली बात पढ़ लेते। 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया। सही है जी, ये बात भी तो सही है। तो हमें बताना था कि सही नहीं है, तो हमारा सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 54 का सी जिन्होंने करा बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपका हातालिका मेला देहरादून में किस समुदाय द्वारा लगाया जाता है? किस समुदाय द्वारा लगाया जाता है जी? बहुत सरल सा प्रश्न है, सिंपल सा है भाई, गोरखों का है ये मेला, हातालिका मेला। याद रखना, अगर हातालिका पूछ लेगा, हातालिका मेला, तो हातालिका आ जाएगा कहाँ? देहरादून। लेकिन अगर यही बोलेगा हाट कालिका, हाट कालिका एक जैसा है, हाट कालिका, अगर हाट कालिका बोलता है, हाट को कहाँ पड़ता है जी? पिथौरागढ़। तो समानता है लेकिन आंसर अलग अलग है। ये कहाँ आएगा? पिथौरागढ़ में आएगा, और ये कहाँ है? देहरादून में। और यहाँ पर क्या पूछा है कि किस समुदाय का है? तो गोरखा समुदाय का है। 56वां देखो, वन अनुसंधान संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है जी? 1884 में 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया, सही बात है, ये भी सही है जी। 1906 में इसमें वानिकी अनुसंधान के संबंध में 6 विभाग जोड़े गए, सही है जी। इसकी स्थापना 1978 में की गई, ये बात गलत है जी। इसकी स्थापना कब हुई जी? 1878 में हुई जी। इसकी स्थापना 1878 में हुई, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से। किस नाम से हुई जी? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से, स्कूल ऑफ देहरादून नाम से। तो यहां पर ये वाली बात गलत हो जाएगी, ठीक है जी, इसलिए हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। यहां पर 1978 ना होकर क्या होना चाहिए था? 1878 होना चाहिए था। आगे देखो अगला, श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना कब हुई? शांति कुंज कहाँ है? हरिद्वार में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1861, 1872, 1871, 1874। तो भाई यहाँ पर होगा तो 71, लेकिन 18 ना होकर के यहाँ पर 1971 होना चाहिए था। तो आप अगर नोट कर रहे होंगे तो 1971 करना, आप याद करना, 1871 मत करना आप। श्री राम शर्मा ने शांति कुंज की स्थापना करी थी, और कहाँ करी थी? हरिद्वार में। किसने करी थी जी? श्री राम शर्मा ने करी जी। कब करी? 1971 में। आगे देखो अगला प्रश्न ये रहा, राज्य चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? भाई देखो, इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं। भाई ठीक है, 3 पर्वत चोटियां हैं जी, इसमें 3 पर्वत चोटियां हैं, ऐसे करके दे रखे हैं। 3 पर्वत चोटियां हैं जिसमें बीच वाली पर्वत चोटी ज़्यादा ऊंची है, 1 2 3, ठीक है जी, सही बात है। इसमें 4 लहरें दिखाई गई, ठीक है जी, ऐसी 4 लहरें दिखाई गई। इसमें 4 नदी का प्रतिनिधित्व करती है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से, भाई बीच में चोटियों से तो ऊंची है ही, इनमें से कोई। तो क्या बताना था, कौन सा तथ्य गलत है? तो गलत भाई इसमें कोई तथ्य है ही नहीं, तो कहाँ से लाएं गलत? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये वाली बात भी हो गई। ये रहा 59वां प्रश्न, हरिद्वार में स्थित मकर वाहिनी गंगा का भव्य मंदिर का निर्माण किस शैली में? और बढ़िया प्रश्न है जी। भाई देखो, मकर वाहिनी गंगा का मंदिर पूछ रही है, मकर वाहिनी गंगा का मंदिर। और मकर वाहिनी गंगा का जो मंदिर है ये कहाँ है? हरिद्वार में है। और हरिद्वार में किस शैली में बना हुआ है? ये 4 ऑप्शन है, कत्यूरी शैली, मथुरा शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिण शैली। हमारा आंसर आएगा डी, क्या? दक्षिण शैली में। ये दक्षिण शैली में बना हुआ है। लेकिन याद रखना आपको, मकर वाहिनी गंगा का मंदिर हरिद्वार में है, लेकिन साथ में क्या याद रखना है आपने? अगर बोलेगा गंगा माता का मंदिर, तो गंगा माता का जो मंदिर है वो भाई एक तो है गंगोत्री में, और गंगोत्री में जो गंगा माता का मंदिर है ये बनाया 1807 में। किसने भाई? अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा ने, जो गोरखा सेना नायक था। और एक बोलेगा कि प्राचीन गंगा माता का मंदिर कहाँ है? प्राचीन गंगा माता का मंदिर, और प्राचीन गंगा माता का अगर मंदिर बोलता है तो ये भाई हरिद्वार में ही है, हरिद्वार में है। अकबर का सेनापति था राजा मान सिंह। कौन था? राजा मान सिंह, उसने बनाया था ये प्राचीन गंगा माता का मंदिर, हरिद्वार में है। मकर वाहिनी गंगा माता का मंदिर हरिद्वार में है। गंगा माता का मंदिर जो है गंगोत्री में है, और एक गंगा माता का मंदिर हरिद्वार में है। तो इस प्रकार ये आपके प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। यहाँ पर आपको शैली बतानी थी, दक्षिण शैली। और उत्तराखंड का लास्ट प्रश्न है आज,
गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? भाई पहला प्रश्न तो सीधे यही है, आगे भविष्य में प्रश्न आएगा कि राज्य में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ है या उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ है, तो हमारा आंसर आएगा भाई गौचर में। लेकिन गौचर में इसकी स्थापना कब हुई? लो लास्ट प्रश्न है आज उत्तराखंड का, इसके बाद जीएस शुरू होगा। लगाइए, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, 27 दिसंबर 2016। 27 दिसंबर 2016 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा हिंदी और उत्तराखंड का मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आप जीएस रीजनिंग आपको दूसरे सर आएंगे वो कराएंगे, ठीक है। लगातार बने रहिए, मेहनत करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष क्लास की यूट्यूब चैनल पर। आज जो शनिवार का पेपर हुआ था उसका जो जीएस और रीजनिंग वाला हिस्सा है उसे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके क्या क्या आंसर होने वाले हैं और जो भी उनसे संबंधित अन्य तथ्य होंगे उन पर भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया था कि भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और मानसून का जुआ कहने का कारण क्या है कि भारत में जितनी भी सिंचित भूमि है उसका लगभग आपके पास औसतन 52 से 54% भूभाग सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर करता है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब इनमें भी जो बाकी बची हुई 48% भूभाग है उसमें अगर सिंचाई का परसेंटेज देखा जाए तो सर्वाधिक होते हैं हमारे यहाँ पे नलकूपों के द्वारा। किसके द्वारा होता है जी? नलकूपों और कुओं के द्वारा। टोटल सिंचाई का इसमें जो योगदान है नलकूपों का वो औसतन 60% के आसपास है। अगर उसी बात को देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है नलकूपों के द्वारा वह है यूपी का। तो यूपी में सर्वाधिक क्या है? सिंचित क्षेत्र है जो सिंचाई साधनों के द्वारा सिंचा जाता है। जबकि अगर हम क्षेत्रफल परसेंटेज के आधार पर देखें तो परसेंटेज में सर्वाधिक परसेंटेज सिंचा जाता है गुजरात का। दोनों तथ्य अलग अलग है, परसेंटेज पूछे तो गुजरात आएगा और क्षेत्रफल पूछे तो यूपी आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक सिंचित जो क्षेत्र है वो किसका है जी? यूपी का है। और तो पहला आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। तो आपको ठीक तरीके से ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है और जो सिंचाई वाली भूमि है जो आपके पास संसाधनों के द्वारा जैसे नलकूप हो गए, कुआं हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, पाइप इत्यादि हो गए या पंप इत्यादि हो गए, उनके द्वारा अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ है जी? यूपी में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में? ये क्वेश्चन संभवतः रिपीट हो गया है, दोनों बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो यही वाला आपके पास है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? साइकिल से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से। तो ये बहुत फेमस कप है आपके पास मरडेका कप, इसका संबंध किससे है जी? फुटबॉल से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, फुटबॉल से संबंधित यह कप है। अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ा फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जो आपके पास से कहाँ है जी? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक क्षेत्र है मदुरई। तो मदुरई में आपके पास कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? मीनाक्षी मंदिर। काफी प्राचीनतम मंदिर है, बहुत मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है मंदिर। कौन सा वाला? मीनाक्षी मंदिर। अगला आपके पास दे रखा है कि सुमेलित कीजिए, और सुमेलित क्या करना है इसको आपके पास है कि एक साइड हमारे पास कुछ अग्नि मिसाइलें और कुछ टैंक दे रखे हैं जिनके संबंध में ये ज्ञान करना है कि कौन कैसा काम करता है, कैसे फाइट करता है आपके पास। अब इसको थोड़ा सा रटने या समझने का एक आसान तरीका है। जो त्रिशूल मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है? त्रिशूल मिसाइल। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे त्रिशूल आदमी हाथ से फेंकेगा और हवा की ओर जा सकता है त्रिशूल आपके पास। तो हम कैसे याद रखेंगे? जो त्रिशूल होगा वो आपके पास सतह से हवा में मार करने वाला क्या है? मिसाइल है। तो त्रिशूल कैसा होगा जी? आपके पास है सतह से हवा पर मार करने वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है पहला। दूसरा पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भूभाग। तो ये नहीं कि केवल आपके पास जमीन पर ही काम करेगा, अर्थात सतह से जाएगा और सतह पर ही मार करेगा। वो कौन है आपके पास से? वो आपके पास है कौन सी जी? पृथ्वी मिसाइल। जो नाग है ये एक टैंक है आपके पास। तो एंटी टैंक
पक्षपास्त्र है आपके पास, जो ना आपके टैंकों को क्या करता है, ध्वस्त करता है। बाकी बचा हुआ अग्नि, ये आपके पास मध्य दूरी की बैलिस्टिक पक्षपास्त्र आपके पास है। तो आप आंसर ठीक तरीके से मैच कर सकते हो। क्या होने वाला है, एक का हो जाएगा आपके पास तीसरा, पहले का क्या होने वाला है जी तीसरा, एक ही कॉलम मिला आपके पास, तो आंसर आसानी से हो जाएगा तीसरा, चौथा और दूसरा पहला। ठीक, अगला आपके पास है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, यह कथन किसके संबंध में है। तो ध्यान रखना, हनूज दिल्ली दूरस्थ निजामुद्दीन औलिया ने कहा था आपके पास है। और निजामुद्दीन औलिया जो आपके पास हुआ करते थे, ये आपके पास जो वंश हुआ करता दिल्ली में आपके पास है, खिलजी वंश हुआ करता था, उनके समय देखने को मिलेगा। उसी समय ये कथन कहा गया था आपके पास है, हनूज दिल्ली दूरस्थ। अगला, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का ही होता है, मतलब बिना किसी विवाद किए हुए ही हमेशा लोकसभा का ही होगा। तो हम, अगर आपने कभी लोकसभा की समितियां देखी होगी तो 3 समितियां होती है, एक होती है वित्तीय समिति, एक होती है संसदीय समिति, और एक आपके पास से क्या होती है जी, विभागीय समिति होती है। जो हमारे पास क्या है जी, वित्तीय समिति है, उनमें से 3 समितियां हैं। एक है आपके पास क्या, लोक लेखा समिति, एक है आपके पास क्या, प्राक्कलन समिति, और एक आपके पास क्या, सार्वजनिक समितियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राक्कलन समिति है, इसे अनुमान समिति भी कहते हैं, जिसका कार्य होता है बजट बनाना, बजट का अनुमान लगाना, बजट कैसा होगा, कितना होना चाहिए, उसी को प्राक्कलन समिति कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति का हमेशा जो हेड होगा तो सत्ताधारी दल का ही सदस्य होता है। और इसमें कुल मिलाकर 30 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा के होंगे और 20 मेंबर किसके होने वाले हैं, लोकसभा के होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि सुमेलित कीजिए इनको, ये जो आपके पास नदी है, एक और बांध है और दूसरी और कौन है, नदी है। तो इसमें जो उकाई बांध है, ये ताप्ती नदी पर है, कहीं जो आपके पास एक गुजरात में बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध बहुत फेमस है आपके पास है, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और पनहोड़ जो बांध है, ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। तो इसके हिसाब से इसको मैच करेंगे तो पहले का क्या होने वाला है जी, चौथा। तो पहले का चौथा, एक है आपके पास है उकाऊ बांध ताप्ती नदी, एक तो ये है। दूसरा है भाखड़ा नागल बांध है सतलुज नदी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर ये आंसर हो जाएगा आपके पास, सीधा मैच करना आसान है इसका। ठीक, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न विदेशी यात्रियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनमें से पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, इत्यादि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो फाइयान है, इसको सबसे पहले आया था ये आपके पास 399 बीसी में आपके पास आया था। मेगास्थनीज आपके पास, जो आपके पास था मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था आपके पास है। एक्चुअल समय तो नहीं मिलता कि कब होगा, लेकिन आपके पास आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर के साथ जब उनका क्या हुआ था, यह द्वंद्व आपके पास हुआ था। ये फाइयान जो था 399 ईस्वी में आपके पास है, ईस्वी एडी में आपके पास होगा। ये क्या होगा जी, आपके पास है बीसी में होने वाला है। उसके बाद जो वैनसांग है, वैनसांग भी लगभग 630 के आसपास बार आता है। जो आपके पास कौन है, आपके पास सुंगयुन है। तो सुंगयुन जो आपके पास ये लगभग 516 के आसपास भारत आए। और जो इत्सिंग है, ये लगभग आपके पास भारत में 674 के आसपास आए। तो सीधी सी बात है, पहले आए आपके पास कौन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बाद दूसरा नाम मिलेगा जी फाइयान का। फाइयान के बाद नाम मिलेगा आपके पास सुंगयुन का, फिर वैनसांग का, और फिर इत्सिंग का। तो आंसर क्या होने वाला है जी, तीसरा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, तीसरा। तो पहला कौन, पहला मेगास्थनीज आपके पास है, दूसरा फाइयान आपके पास है, फिर आपके पास कौन है, हाँ सुंगयुन है, फिर वैनसांग है, और लास्ट में इत्सिंग है। दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्या है, किसने तिलक के देहवासन पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। इनका जो डेथ हुई थी वो आपके पास कब हुई थी जी, बहुत महत्वपूर्ण डेट आपके पास है, 20 अगस्त की डेट। कौन सी डेट है जी, 20 अगस्त की डेट है, 20 अगस्त 1 अगस्त 1920। किसकी, तिलक जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपके पास 20 अगस्त 1920 में।
इसी समय भारत में क्या चल रहा था आपके पास, असहयोग आंदोलन गांधी जी का। उस समय गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि इनकी मृत्यु के कारण आपके पास मुझे क्या हुआ है, बड़ा क्षोभ हुआ है, मेरा बचाव चला गया है। ठीक। अगला लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है। उपयुक्तता पर विचार करता है, इसका मतलब ये होगा कि जैसे राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल केंद्र का क्या होता है जी, प्रतिनिधि होता है। तो हमेशा राज्य के कुछ ऐसे जो कार्य होंगे जो आपके पास वहाँ की विधानसभा ने पारित किए होंगे, उनको हमेशा केंद्र के लिए सुरक्षित रखता है और केंद्र को के लिए भेजता है और केंद्र से उसका जवाब चाहता है कि क्या होना, क्या ये कार्य होना चाहिए, क्या ये राज्य के फेवर में है या देश के फेवर में है। तो उससे हम कह सकते हैं आपके पास ये कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है, और ऐसा उल्लेख आर्टिकल 200 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास है, क्या पूछता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, 1976 में आपके पास इंदिरा गांधी जी ने करवाया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और आज तक आपके पास भारतीय प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है 1976 में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। उनमें से एक क्या था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को सम्मिलित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपके पास कौन सा वाला, डी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया आपके पास, सेम बात थी दोबारा से रिपीट हो गया। क्या लिखा गया था, भारतीय संविधान के लिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को योजना सहायता चाहिए। योजना सहायता पर बना हुआ है आपके पास है कि योजनाएं में सहायता प्रदान करता है आपके पास। तो आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 275 का एक क्लोज है 275A 275 फर्स्ट वे से कह सकते हैं, उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना सहायता प्रदान करेगी, जितनी योजना बनाएगी उसके लिए पैसा इत्यादि भी प्रदान करेगी। ठीक। अगला, भारत को नई सदी उद्गार बनाए, ऐसा स्टेटमेंट था कि आपके पास भारत को नई सदी के लिए उद्गार करें, या जो आने वाला टाइम है उसके लिए भारत क्या हो जाना चाहिए, उद्गमित हो जाना चाहिए, विकसित होना चाहिए, ताकि पूरे दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो, हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़े, हमारे यातायात बढ़े, हमारे रोजगार के साधन बढ़े। इस स्टेटमेंट को कहा था प्रसिद्ध हमारे स्वर्गीय जो आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अगला स्टेटमेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन तैयार कौन करता है, मतलब खाका कौन तैयार करता है, कौन इस डेटा को तैयार करेगा। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपके पास है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और 2 मई आपके पास 1951 का आपके पास इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछता है अगला आपके पास ये कि आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बड़े फेमस मैन है, द ग्रेट ओल्ड मैन कह सकते हैं आपके पास है, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कहा था कि भाई भारत का जो पैसा है वो क्या हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, वो बहिर्गमन हो रहा है। ये सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने आपके पास दिया हुआ था। ठीक है ना, भारत के सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय बताने वाले व्यक्ति भी कौन है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जो किसान आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, दिल्ली में आपके पास है, और इसका गठन 2004 में किया गया है। गठन कब किया गया जी, 2004 में किया गया, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, दिल्ली में है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात, अगर आप आर्टिकल 18 पढ़ोगे मूल अधिकारों में, तो उसमें उपाधियों का अंत की बात की गई है। फिर भी कहा गया कि अगर आप किसी विदेश से क्या करना चाहते हैं, उपाधियां केवल 2 क्षेत्र में, शिक्षा और डॉक्टरी के क्षेत्र में है, तो उसके लिए आपको किसकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि हाई कोर्ट के संबंध में वो बात कर रहा है, हाई कोर्ट के संबंध में, हाई कोर्ट जो भारत में है उसके संबंध में वो पूछना चाह रहे हैं कि कहां से क्या है। हाई कोर्ट का उल्लेख भारत में मिलेगा आपके पास कहाँ, 214 से लेकर के और 232 तक हाई कोर्ट का उल्लेख मिलेगा। भाग 6 में उल्लेख मिलेगा कि देश में 18 उच्च न्यायालय, जो गलत है, वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। इनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। बिल्कुल गलत है आपके पास, ऐसा नहीं कि केवल 3 का ही अधिकार आपके पास एक
हाई कोर्ट पर है, ऐसा तो हमारे संविधान में लिखा भी नहीं है आपके पास है। खूब सारे हैं ऐसे जिन पे ऐसे भी हाई कोर्ट है जिनका 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, तो ये कथन भी क्या है, गलत है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं, ये भी गलत है, सीधी सी बात है। चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है आपके पास, दिल्ली में आपके पास क्या हाई कोर्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है ये कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था, तो बहुत फेमस डेट है 1942 में, उसी समय लाया गया था, मुंबई में लाया गया है और उसी समय इसका कार्य भी किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परोक्ष कर है, परोक्ष कर मतलब प्रत्यक्ष कर है जो सीधे दिया जाता है, जो लगेगा, तो सीमा शुल्क आपके पास क्या है, प्रत्यक्ष कर के रूप में, परोक्ष कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी, बड़ी फेमस डेट है ये, 11 अगस्त को हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, इसलिए आपको इसको ठीक तरीके से याद रखना है। अगला, ट्राइसेम कार्यक्रम किसके संबंधित है, ट्राइसेम आपके पास से क्या था कि जो क्या था, रूरल एरिया थे, ग्रामीण हिस्से थे, उनमें युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्यक्रम चलाया था आपके पास चौधरी चरण जी सिंह ने 1979 में। तो ट्राइसेम का उद्देश्य स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को क्या करना है, डेवलप करना है, उनको तैयार करना है, ये ट्राइसेम का उद्देश्य है जो 1979 में चौधरी चरण सिंह के समय लागू हुआ था। 15 अगस्त की डेट है जिस दिन ये लागू किया गया था। अगला आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 के नेहरू समिति के सदस्य थे, तो सर अली इमाम, सुएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. जोशी, ये सारे के सारे किसके मेंबर हुआ करते थे, जो आपके पास कौन थी, नेहरू कमेटी थी, उन सबके सदस्य हुआ करते थे। अगला, ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है, तो आप सीधे से नियम याद रखोगे कि पृथ्वी रोटेशन करती है आपके पास कितना, 24 घंटे में एक बिंदु पर पहुंचेगी, तो सामान्य तौर पर 24 घंटा होना चाहिए, लेकिन वह 26 मिनट और लेट कर देता है, तो 24 घंटे 26 मिनट की लेटी के कारण आपके पास क्या हो जाएगा, एक स्थान पर ज्वार के बाद भाटा आने वाला है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके समय क्या नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला, निम्नलिखित बैंकों को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए, सीधी सी बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। उसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। अगर आपको कुछ हद तक भी कुछ ऑप्शन याद है तो आंसर मिल सकता है। तो पहले का क्या है जी, चौथा, और देखो यहाँ पहले का केवल एक ही था, चौथा वाला आसानी से आंसर मिल गया, तो कौन सा वाला, डी। इसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई है, और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई है, और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको 2 ऑप्शन भी अगर ठीक तरीके से याद है तो आपको ठीक तरीके से क्वेश्चन क्रैक करना या आपके पास एग्जाम क्रैक हो सकता है आपसे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश बिल्कुल नहीं, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश बिल्कुल नहीं, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, या केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, केवल नहीं होना चाहिए, तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये वाला आंसर इसका केवल ठीक होना चाहिए। अगला, खेलो इंडिया 2025 का जो आपके पास क्या शुभांकर, उसका नाम है गज सिंहा, क्या नाम रखा गया जी उसका, गज सिंहा रखा गया है, जो आयोजित होने वाला है। अगला, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, भूषण रामकृष्ण गवई, ये भारत के 52वें क्या होने वाले हैं जी, मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं, जो हाल ही में आपके पास 14 मई 2025 को क्या करने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले। अब है रीजनिंग के क्वेश्चन, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में पहला है 91 क्वेश्चन की 2, 5, 11, 23 क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, 2 से 5 कैसे जा सकते हैं, 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5 दूना 10 प्लस 1 11, 11 दूना 22 प्लस 1 23, 23 दूना 46 और 1 47, तो ये क्या होता जा रहा है, दुगना प्लस 1, दुगना प्लस क्या होता जा रहा है जी 1, तो आंसर हो जाएगा कितना जी 47, यानी कि 2 गुणा के 2 प्लस कितना 1 बराबर 5,
5 गुणा के 2 प्लस कितना जी 1 बराबर 11, 11 गुणा के 2 प्लस कितना 1 बराबर कितना जी 23, 23 गुणा के 2 प्लस कितना जी 1 बराबर 23 दूनी 46 और 1 कितना 47। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला है कि GHJMV क्या देख रहा है जी यहाँ पे, अब रोल नंबर याद होने चाहिए 7 8 10 13 22। देखो यहाँ से यहाँ बढ़ा 1, यहाँ से यहाँ बढ़ा 2, यहाँ से यहाँ बढ़ा 3, सीधी सी बात यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा 4, तो 13 और 4 17, 17 रोल नंबर होता है किसका Q का। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ ये मिसिंग हो गया फिर से बीच में आपके पास से। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस, ये छपने में थोड़ा सा गड़बड़ी आता है। देखो जी होना क्या चाहिए, इसको होना चाहिए यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ प्लस हो और गुणा का अर्थ माइनस हो, तो 8 माइनस 20 यहाँ पे एक और सिंबल होना चाहिए था आपके पास है भाग का। 8 माइनस 20 भागा 10 प्लस 6, माइनस के जगह क्या रखेंगे हम लोग, तो गुणा का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ भाग हो, तो 8 भागा कितना 20 और भाग का अर्थ क्या हो जी, भाग का अर्थ हो प्लस, तो प्लस कितना 10 और वो कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा, तो गुणा कितना जी आपके पास 4 और गुणा का अर्थ क्या हो माइनस, तो माइनस गुणा यहाँ 6 होना चाहिए और गुणा का अर्थ माइनस, तो यहाँ कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो बोर्ड मास थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/20 प्लस 10 छका कितना 60 माइनस कितना 4, तो 60 में से 4 घटाए तो 55, तो 8 बटे कितना 20 प्लस 56। ठीक है, इसको थोड़ा सा काट लो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 10, तो ये आपके पास से कितना होने वाला है, आपके पास से 560 प्लस 560 प्लस 4 564 बटे 10 भाग दे करके 56.4, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं। सीधी सी बात है, दंपति के मतलब उसके पति और पत्नी 6, ये 2 ये हो गए, 6 विवाहित पुत्र हैं, तो 6 विवाहित का मतलब उनकी पत्नियां भी, तो 6 दूना कितना हो गया 12। ठीक, जिनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे, यानी कि एक दाम्पत्य के 12 हैं, एक दाम्पत्य के 4, तो 6 चक्कू 24, तो 24 ये हो गए आपके पास है, तो जोड़ेंगे 24 12 36 और 2 38, इसका मतलब उसके पास टोटल मिला के 38 बच्चे हैं। ठीक, अगला 5 4 8 6 7 ऐसा पूछ रहा है आपके पास कि दूसरे और चौथे अंकों के प्रयोग से किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग बनाना संभव हो तो वह सम संख्या क्या होगी। अब देखो दूसरा और चौथा है जी, दूसरा और क्या है चौथा और दूसरा, ये 6 है आपके पास है। अंकों के प्रयोग से किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग बनाना संभव हो तो देखो जी कैसे संभव हो, इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कों कितना होगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 6 चक्का कितना है जी आपके पास 36, 6 चक्का कितना हो गया जी 36, तो देखो 36 और 16 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होगा जी आपके पास ये 50, कितना होने वाला है 50। क्या कहना चाह रहा है आपके पास ये कि ये कह रहा है कि आपके पास दूसरे और चौथे अंक का प्रयोग से किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग बनाना संभव हो तो वह सम संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग बनाना संभव हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 36 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होता है जी आपके पास ये 36 और 16 आपके पास हो जाएगा 4 6 16 6 6 36, 6 और 6 कितना 12, 3 और 1 4 और 1 5 52, तो आपके पास कैसे होगा ये आपके पास है क्या कह रहा है जी आपके पास ये कह रहा है कि 54,876 के दूसरे और चौथे अंकों के प्रयोग से किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग बनाना संभव हो तो वह सम संख्या क्या होगी। अब देखो एक संख्या है जी 4 और एक क्या है 6, अब इसको और मिलाएंगे तो एक तो बन सकता है 46 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, जबकि इसको हम लिखेंगे क्या 64, तो 64 क्या है पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग किसका है जी
8 का है। बस इतनी सी कैलकुलेशन कर रहा था वो आपके पास है। ठीक, अच्छा आगे आगे क्या देता है क्वेश्चन आपके पास, यदि 6 गुणा के 2 बराबर 10, 5 गुणा के 4 बराबर 18, तो आगे क्या होने वाला। देखो कैसे हो सकता है ये, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। हम ऐसा कर सकते हैं 3 + 2 गुणा के कितना 2 बराबर कितना 10, 3 दूना 5, 5 3 और 2 5 दूना 10। सेम बात 5 + 4 गुणा के कितना 2, 4 5 9 दूना कितना 18। सेम बात 6 प्लस कितना 5 गुणा के 2, 6 5 11, 11 दूना कितना 22, 7। सेम 7 और 6 कितना 13, 13 दूना आपके पास से कितना जी 26। तो कैलकुलेशन करेक्ट। ठीक, अगला वर्ष, अच्छा ये दिया गया वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत में से क्या क्या होने वाला है। तो सीधी सी बात है, पहले आएगा मानसून। पहले क्या आने वाला है मानसून, तो मानसून है दूसरा, तो यहाँ दूसरा है। अब देखो ये आंसर सबसे आसान हो गया, यहाँ दूसरा था नहीं, यहाँ भी दूसरा था नहीं, यहाँ भी दूसरा था नहीं, तो ये अपना आप ही हो गया। तो पहले मानसून आएगा, फिर वर्षा होगी, फिर आपके पास बाढ़ आएगी, फिर आपके पास बचाव होगा, फिर आपके पास शरण मिलेगी, फिर आपको राहत मिलेगी। ठीक, अगला 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तब 18 फरवरी 1999 कौन सा दिन होगा। थोड़ा सा इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐड होती है आपके पास, जो करना होगा। एक तो वर्षों के कोड याद होने चाहिए, माह के कोड याद होने चाहिए, दिनों के कोड याद होने चाहिए। पहले हम ये देखते हैं कि 18 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था, क्या मंगलवार था या नहीं था। उसको सॉल्व करने के लिए 18 लिखेंगे, और आपके पास फरवरी का कोड सामान्य ईयर में 4 होता है। आपके पास लास्ट के अंक हो गए 97, 97 में 4 का भागी देंगे, 24 चौको 96। ठीक है, अब इसको जोड़ करके विषम अंक निकालेंगे आपके पास। ठीक है, जैसे भी आप इसको कर सकते हो आपके पास है। तो 24 चौको 96 बचा 1 आपके पास, 18 और 4 कितना 22, 7 21 बचा 1, और 24 और 2 कितना 26, 7 21 बचा कितना जी 5। और जब 5 आए तो इसका मतलब है वो बृहस्पतिवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी उस दिन, बृहस्पतिवार होना तो चाहिए इस दिन, क्या बृहस्पतिवार है। अब मंगलवार पहले आता है, बृहस्पतिवार बाद में आता है, तो कितने दिन पीछे जा रहा है जी, बृहस्पति से पीछे गया एक, बुध, बृहस्पति से एक दिन पीछे गया तो क्या है बुध, बुध से एक दिन पीछे गया तो मंगल। तो ये 2 दिन का पीछे आ रहा है आपके पास। सेम बात आगे हम फिर से करेंगे कि भाई आपके पास 18 फरवरी 99 को कौन था। इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक एक दिन जंप मार के आगे की ओर भी जा सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। मैं दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतनी लंबी थ्योरी में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है आपके पास कि सडनली समझ में ना आए। तो 18 फरवरी 1997, उसके बाद हम जाएंगे 98 में, और उसके बाद हम जाएंगे 99। सामान्य से बात 97 से 98 जाने पर हमेशा एक दिन की वृद्धि होगी, 98 से 99 जाने पर 2 दिन की वृद्धि आपके पास होगी। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 दिन, तो 3 दिन की वृद्धि आपके पास होगी। मंगलवार से 3 दिन आगे जाना। अब क्या पास क्या होने वाला है जी, तो बुध, बृहस्पति और शुक्र 3 दिन की वृद्धि होनी चाहिए। कितने दिन की वृद्धि होनी चाहिए जी 3 दिन की। ठीक है, तो आपके पास 97 का दिन पूछ रहा है आपके पास, 97 से 98 गए, 98 से आपके 99, 97 से 98 कितने दिन की वृद्धि हुई, एक दिन की। 98 99 से 2 दिन की वृद्धि हुई, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 दिन। 3 दिन ऐड करेंगे मंगलवार के साथ, तो मंगल के बाद क्या होने वाला है, बुध, बृहस्पति और शुक्र होने वाला है। तो 97, फिर 98 और फिर 99, तो आंसर डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत होगा। अब देखो जहां ऐसे इस पाशा है, पाशा को सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे कहाँ कहाँ किस किस आपके पास रूप में ये आपके पास रंगों की समानता है। क्लियर, जैसे यहाँ पीला है, नीला है, नारंगी है, तो यहाँ नारंगी है और नीला है, और यहाँ क्या है जी बैंगनी है। तो देखो यहाँ 2 कलर मैच कर रहे हैं आपके पास, एक कौन है नीला और एक कौन है नारंगी। नारंगी और नीला यहाँ दोनों है, तो सीधा सा मतलब है कि पीले के विपरीत क्या होना चाहिए, फिर बैंगनी हो जाएगा। तो पीले के खिलाफ विपरीत में क्या आ जाएगा, बैंगनी वाला। ठीक, अगला हाथी, बाघ और चिता के बीच के संबंध को दर्शाइए। ठीक है ना, ये वेन आरेख का डायग्राम है। तो सीधे से मतलब हाथी का बाघ से और बाघ का चीते से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए तीनों के तीनों क्या है, स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, थैंक यू।